Good morning, friends. Hello, welcome in GDS Academy. आई होप अभी तक आप लोग आर्टिकल जो हमने अभी पहला पढ़ाया माइंडलेस वायलेंस अभी आज की वीडियो में जो मैंने सुबह अभी थोड़ी देर पहले वीडियो डाला था उसमें देखिए मैंने माइंडलेस वायलेंस को पढ़ाया था और इसके इम्पोर्टेंस को मैंने आपको विधिवत बताया था। आज द हिंदू ने जीएस थर्ड पेपर को लेकर के बहुत बेहतरीन तरीके से व्याख्यायित किया है। यहाँ पर जो एक बड़ा वाला आर्टिकल है नॉट बाय वंदे भारत अलोन और माइंडलेस वायलेंस, ये दोनों के दोनों आर्टिकल रिलेशन हैं जीएस थर्ड पेपर को लेकर के। एक परिवहन व्यवस्था को उद्घाटित करता है और दूसरा जो है माइंडलेस वायलेंस ये इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर के है। इंटरनल सिक्योरिटी के आर्टिकल को हमने आपको बताया माइंडलेस वायलेंस में कि माओवादी आंदोलन क्या है, क्यों हो रहे हैं, उसको कैसे कम किया जा सकता है, उसका समाधान क्या है, ये हमने आपको विधिवत बताया। आप वीडियो में देख सकते हैं और उस पर हमने नोट्स भी बनवाया कैसे उसको आप नोट्स कर सकते हैं, उसके पीछे हमने क्वेश्चंस बताया। फिर जो मैंने कहा कि अभी इस आर्टिकल को व्याख्यायित करना है कि व्हाट इज द एनआरपी और एनआरपी क्या है, इसमें मैंने क्वेश्चंस को निकाल रखा है कि एनआरपी क्या है, उसके पीछे समाधान क्या है। फ्रेंड्स आइए हम लोग आर्टिकल को देखते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि आर्टिकल काफ़ी लंबा हो जाता है, 1 घंटे के मिनिमम हो जाता है तो दिक्कत हो जाती है। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस आर्टिकल के बारे में आपको पहले से ही सूचित कर दूं कि दिस आर्टिकल सेज दैट, यह आर्टिकल कहता है, पूरा व्याख्यायित करता है भारतीय रेल व्यवस्था को। अभी शुरू शुरू में भारत में एक नई ट्रेन लॉन्च हो रही है वंदे भारत, और प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा रेल के जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, जो स्टेशन हैं, उनके पुनर्नवीनीकरण की बात की जा रही है। तो यह पुनर्नवीनीकरण की बात कहाँ तक लागू है, उसके पीछे कारण क्या है, और क्या रेल व्यवस्था में जो ये सुधार लगातार हो रहा है क्या वो एक निश्चित मापदंड के अधीन है, उसमें क्या प्रोविजंस किए जाने चाहिए, भारतीय रेल व्यवस्था में समस्या क्या है, उस समस्या का समाधान क्या है, जनता कौन सी समस्या का सामना कर रही है और उसका समाधान क्या है। यह पूरा रेल व्यवस्था का खाका खींच रहा है आर्टिकल। तो आइए हम लोग बिना किसी देरी की इस पे एक एक पॉइंट्स को बेहतरीन ढंग से देखते हैं। There is a touch of raw irony in the fact that today most of the news about the Indian Railways concern Vande Bharat train, and more particularly the fact that every new Vande Bharat train is being personally flagged up by the Prime Minister। जैसा कि हमने बताया कि इन्होंने आर्टिकल की शुरुआत ही बाला केसरी साहब ने भारतीय रेल व्यवस्था में चिंता से की है कि भारतीय रेल व्यवस्था चिंता का विषय है। क्यों ये कह रहे हैं कि आज तथ्य यह है कि थोड़ी सी विडंबना इस समाचार को लेकर के होती है, भारतीय रेल के बारे में थोड़ी सी विडंबना होती है, थोड़ी सी चिंता होती है इसको लेकर के। और फिर ये आगे कहते हैं कि जो वंदे भारत नई ट्रेन आई है, स्पेशली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उसको लागू किया जा रहा है। जो नई ट्रेन है वंदे भारत, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उसका फ्लैग ऑफ किया जाता है। फ्लैग ऑफ का मतलब जब कोई नया इक्विपमेंट व्यवस्था में आता है तो उसको लागू करना होता है। मतलब जैसे अगर कोई अभी केरल में एक आज ही की न्यूज में है वाटर मेट्रो कोच है, तो उसको फ्लैग ऑफ मतलब ध्वजारोहण, ध्वजारोहण इस सेंस में कि नई व्यवस्था है, नई वस्तु है, तो उसको नए तरीके से नवीनीकृत करना है। तो वंदे भारत ट्रेन को विशेष तौर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा फ्लैग ऑफ किया जा रहा है, व्यक्तिगत तौर पर फ्लैग ऑफ किया जा रहा है। लेकिन इसके साथ विडंबना ये है कि भारतीय रेल व्यवस्था एक चिंता का विषय है। फिर कह रहे हैं कि फार ए लिटिल ओवर 4 ईयर, 4 साल से थोड़ा सा अगर अधिक जाए तो द लॉन्च ऑफ ट्रेन 18, जो ट्रेन 18 लॉन्च की गई थी, वह क्या थी ट्रेन द प्रिकर्सर टू द वंदे भारत ट्रेन। जो 4 साल पहले अभी ट्रेन लॉन्च की गई थी ट्रेन 18, वह अग्रदूत थी किसकी, वंदे भारत की। वह heralded by the intention of vigilance investigation against some of the top artists of the project on wholly specious ground। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि वंदे भारत ट्रेन की जो अग्रदूत थी और लॉन्च किया गया था ट्रेन 18, उसके पीछे पहल किसकी थी,
और जो उस ट्रेन को तैयार किया था, ट्रेन 18 को, टॉप आर्टिस्ट, ये पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट था, उसके खिलाफ विजिलेंस विभाग ने इन्वेस्टिगेट किया था। अब इन्वेस्टिगेट कैसे किया था, उसके पीछे का कारण क्या था कि द ट्रेन 18 प्रोजेक्ट वाज वन दैट वाज होली कंसेंट प्लान्ड एंड एक्सिक्यूटेड विथ एलन इन रिकॉर्ड टाइम। कि ट्रेन 18 के पीछे जो विजिलेंस टीम लगाई गई थी, सबसे बड़ा कारण तो ये था कि वो चेन्नई में पेरम्बुरम में तैयार की गई थी और उसको बहुत न्यूनतम ऑफिशियल सपोर्ट था। दूसरा, वहां पर जो उसको तैयार किए थे ट्रेन 18 को, वो बहुत ही एक तरीके से एक प्लान था और टैलेंटेड लोग थे। रेलवे प्रोफेशनल, रेलवे के जो संकल्प था उसको थे। इंट्रीगल कोच फैक्ट्री पेरुम्बुरम में वो तैयार की थी और उस टीम को ये धन्यवाद देते हैं, थैंकफुली द विच हंट केम टू नॉट। तो उसको उसके लिए ये कहते हैं कि जो पूरी ट्रेन तैयार की थी कि बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने कम समय में आपने ट्रेन पहली चीज तैयार किया, और दूसरा कि आपके खिलाफ जो लोग जांच करने गए थे उनको कुछ नहीं मिला, निकल करके कुछ नहीं आया। दूसरा और तीसरा, इस सेंस में थैंकफुली कि आप लोगों ने जो सूरवीरता निकल करके सामने आई है वो दिखाई दे रही है। कितने कम समय में आपने रिकॉर्ड तैयार किया, इतने कम समय में ट्रेन 18 को तैयार किया। टुडे इट सीम इट इज रेनिंग वंदे भारत ट्रेन all over the country, a unique explain of success of a purely local initiative driving policy at the highest level। तो ये कह रहे हैं कि आज के दिन अगर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे वंदे भारत ट्रेन की पूरे देश में बरसात हो रही है। हर दिन जो है ये नया नया ट्रेन आ रहा है वंदे भारत। और इसका एक यूनिक एग्जांपल देते हैं कि जो ड्राइविंग पॉलिसी है, मतलब जो शक्तिशाली नीति है, उच्च स्तरीय शक्तिशाली जो नीति है, इसको ले आने की, इसको पहल करने की, वो विशुद्ध रूप से एक सफलता का बहुत अद्वितीय उदाहरण है पूरे देश में, जो ऐसा लग रहा है कि वंदे भारत ट्रेन की बरसात हो रही है। एमेड द पब्लिसिटी ब्लिट्स एंड यूफोरिया सराउंड, यूफोरिया देखिए बहुत बेहतरीन शब्द यहाँ पर है, यूफोरिया। ठीक, आप लोग यूफोरिया का मतलब ढूंढिएगा, बहुत बेहतरीन शब्द है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि amid the publicity blitz and euphoria surrounding the successive introduction of Vande Bharat train almost on a weekly basis in various parts of the country, it is easy to lose sight of the larger picture and the serious issues confronting the Indian Railways। Article says that बाल केसरी साहब जी कह रहे हैं कि जो वंदे भारत ट्रेन लगातार बरसात हो रही है भारत में, नए दिन पे एक वंदे भारत ट्रेन लॉन्च हो रही है। पहली चीज कि उसकी पब्लिसिटी खूब है, चकाचौंध है, आकर्षक है, ब्लिट्ज है वो। और उस पब्लिसिटी के मध्य में जो लोगों की उत्साह है ट्रेन को लेकर के, कि हवा उड़ा है, जो उसकी सफलता का, जो वंदे भारत की सफलता का जो परिचय दिया जा रहा है चारों तरफ पब्लिक के बीच में, वो लगभग लगभग पूरे देश में पूरा वीकली तौर पर हो रहा है। हर समय पब्लिसिटी ली जा रही है। यह इट इज इजी टू लूज साइट ऑफ द लार्जर पिक्चर एंड द सीरियस इश्यूज कन्फर्टिंग द इंडियन रेलवेज। यह बहुत मुश्किल है कि जो इंडियन रेलवे की आंतरिक गंभीर समस्याएं हैं उसको पर्दे पर लाया जाए, इतना आसान नहीं है। ठीक है ना। भारतीय रेलवे की जो आंतरिक गंभीर समस्याएं हैं, बड़े स्तर की जो समस्याएं हैं, इस पब्लिसिटी के मध्य में जबकि वंदे भारत ट्रेन लगातार आ रही है, तो ऐसे में उसकी समस्या को जनता के सामने जो रखने का कार्य है, जनता उस पर बहुत आसानी से हट जाएगी, जनता उससे बहुत आसानी से किनारा कर लेगी। यही कह रहे हैं कि इट इज इजी, ये बहुत सरल है कि जनता उस पर ध्यान ही नहीं दे, जनता उस बड़े फिगर पर जो भारत की रेल की समस्या है उसको ध्यान नहीं दे। विथ इन द एलिमिनेशन ऑफ सेपरेट रेलवे बजट एंड इट्स
फिर आगे ये जो है बजट को लेकर के कहते हैं कि पहले क्या था कि रेलवे का बजट अलग आता था और 2017 के बाद से इस रेलवे के बजट को इसमें मिला दिया गया, मर्ज कर दिया गया। तो देयर हैज बीन अ वेलकम शिफ्ट टुवर्ड्स रैंपिंग अप इन्वेस्टमेंट। तो यह रैंप का मतलब होता है बढ़ाना। तो भारतीय रेलवे में निवेश को लेकर के, निवेश को बढ़ाने को लेकर के ये बहुत अच्छा कदम कहा जाना चाहिए। अब इन्होंने एक पॉजिटिव बात यहाँ की कि यहाँ पर तो इन्होंने वंदे भारत के विषय में बताया, फिर भारतीय रेल समस्या के विषय में इन्होंने बताया कि उसकी अगर पब्लिसिटी के मध्य रेल की समस्या को लाया जाए तो जनता उससे बहुत जल्दी किनारा कर लेगी, उस पर यकीन नहीं करेगी क्योंकि वंदे भारत की लगातार आ रही है ट्रेनें। तो फिर इन्होंने रेल बजट पर उठाया धीरे धीरे कि रेल बजट जो है 2017 के पहले रेल बजट अलग आता था, लेकिन 2017 के बाद से रेल बजट को जनरल बजट में मिला देने के बाद यह कदम जो भारत में निवेश को लेकर के है रेल के क्षेत्र में, वो बहुत स्वागतहीन है, वो बहुत स्वागत भरा कदम है, उसका स्वागत किया जाना चाहिए। फिर ये कहते हैं बोथ थ्रू इंक्रीज्ड budgetary support from the general exchequer and through institutional borrowing। फिर ये कहते हैं कि ये जो एक्सक्योर है ये इसका मतलब राजकोष होता है। तो ये कहते हैं कि भारतीय रेलवे में जो अब निवेश है वो दोनों साइड से हो सकता है। कैसे दोनों साइड से? इंक्रीज्ड बजटरी सपोर्ट, जो बजट का सिस्टम है जनरल सामान्य राजकोष से, उससे, और थ्रू इंस्टीट्यूशनल बारोइंग, जो संस्थागत उधार है उससे, यानी कि जनरल बजट से भी रेलवे में निवेश होगा, संस्थागत उधार से भी रेलवे में निवेश होगा। एम्ड एट क्रिएटिंग एडिशनल रेल ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी अहेड ऑफ डिमांड, जो एक्स्ट्रा डिमांड हो रही है रेलवे में, वो जो रेलवे की ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी है उसमें वृद्धि हो जाएगी। अगर निवेश होगा तो जाहिर सी बात है उसका कायाकल्प होगा, तो जो मांग की जाती है रेलवे में निवेश को लेकर के उसमें भी वृद्धि हो जाएगी और स्थिति भी सुधर जाएगी। अब आगे कहते हैं नीडेड मोर रिलेवेंट मैट्रिक्स, आवश्यकता है बहुत ज्यादा प्रासंगिक गुणों की, बहुत ज्यादा प्रासंगिक कार्यों की आवश्यकता है। अकॉर्डिंगली द 11 प्लान आउटले ऑफ द इंडियन रेलवे विच इज, फिर ये बजट की बात करते हैं कि बजट 2016-17 में जो रेलवे में बजट था वो 1,09,935 करोड़ रुपए था। फिर रेलवे बजट ये जाकर के 2023-24 में 2,60,200 करोड़ रुपए आ गया। ये बहुत अचानक बैलून हुआ, रेलवे बजट में 137% की पूरी वृद्धि हो गई, जबकि अनप्रेसिडेंटेड लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट टू बिल्ड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर आर अ वेलकम डेवलपमेंट, जबकि इसका जो निवेश का स्तर है वह अकल्पनीय है। जो रेल का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें पहली चीज़ की बजट में तो बहुत बेहतरीन ढंग से वृद्धि हुई, और यह जो बजट का निवेश है रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को करने में यह बहुत ही बेहतरीन ढंग का है, अकल्पनीय। अनलेस द इन्वेस्टमेंट ट्रांसलेट इनटू कंक्रीट प्रोग्रेस टुवर्ड कैपेसिटी बिल्डिंग, हाईलाइटिंग ओनली द इनपुट विदाउट लुकिंग एट द आउटकम सर्व्स नो पर्पस। कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि जब तक इसको आप बेहतरीन ढंग से इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, एक ठोस इन्वेस्टमेंट जो सुधार की तरफ अग्रसर हो, जो उसकी कैपेसिटी को बिल्डिंग करे, तो ऐसा बजट में आपने अभूतपूर्व वृद्धि कर दिया, 137% आपने बजट को बढ़ा दिया। अब बजट को बढ़ाने के बाद अब आप उसका इन्वेस्टमेंट इस तरीके से करिए कि उसमें कुछ ठोस सुधार हो, कंक्रीट प्रोग्रेस हो, उसकी कैपेसिटी बढ़े। कैपेसिटी किसकी बढ़े? रेल डिपार्टमेंट की कैपेसिटी बढ़े, उसकी क्षमता बढ़े, तो तब जा करके उसमें कुछ परिणाम निकल करके आता है। अन्यथा केवल हाईलाइट कर देने से कि बजट इतना हो गया है और बजट को सही तरीके से इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया, केवल हाईलाइट कर दिया गया, तो उसका कोई परिणाम निकल करके सामने नहीं आएगा, चाहे कितना भी आप कर ले। फिर ये आगे कहते हैं कि देयरफॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द इंडियन रेलवे नीड्स टू बी इवैल्यूएटेड यूजिंग मोर रिलेवेंट मैट्रिक्स। इसीलिए जो भारतीय रेलवे का प्रदर्शन है उसको नए तरीके से इवैल्यूएट करने की आवश्यकता है, प्रासंगिक तरीके से उसको जो है इवैल्यूएट किया करने की जरूरत है, उसकी प्रासंगिकता को इवैल्यूएट करने की जरूरत है कि इस समय उसमें क्या सुधार हो सकते हैं, उसकी आवश्यकता क्या है। दिस आर्टिकल विल लुक एट टू एरियाज, यह जो आर्टिकल है वह दो क्षेत्रों पर गौर करेगा। कौन कौन से पे?
वन इज ऑन द फ्रेट एंड द पैसेंजर फ्रंट। एक तो देखेगा कि जो यातायात होता है उस पे, एंड द पैसेंजर फ्रेंड्स, और दूसरा यात्रियों के सामने जो चुनौतियां हैं वो। अब आगे कह रहा है द नेशनल रेल प्लान 2030 एनआरपी, यानी कि 2030 का जो राष्ट्रीय रेल योजना है, इन्वेसेस रेजिंग द रेल शेयर इन फ्रेट ट्रैफिक with roadways from 27 to 45% by 2050 एंड द रेजिंग ऑफ द एवरेज स्पीड ऑफ गुड ट्रेन टू। देखिए ये एनआरपी, यहाँ पर इन्होंने एनआरपी की व्याख्या किया है कि एनआरपी क्या है। एनआरपी कह रही है कि जो 2050 तक रोड से जो यातायात होता है, 2050 से वो 27 से 45% करने का है रेलवे में। और फिर जो रेलवे की 50 किलोमीटर प्रति आवर स्पीड है, 25 किलोमीटर पर आवर स्पीड है इस समय करंट में, उसको 50 किलोमीटर कर देना है। और यातायात में 27% जो प्रेजेंट टाइम में हो उसको 45% करना है 2050 तक। और फिर इसके बाद ये कह रहे हैं कि कॉन्करेंट रिडक्शन इन ट्रैफिक रेट्स पर, और जो यातायात की रेट होता है, जो यातायात का दर होता है, वो या उसमें 30% की कमी की जाएगी ठोस तरीके से। इट में बी मेंटेनाइट, और यह उल्लेखनीय है कि रेल शेयर जो यातायात में है वो 51.51% था 2008-9 में, और 2018-19 में जो है 32.4% हो गया। यानी कि कुल कहने का मतलब है कि एनआरपी जो 2030 तक का भारतीय रेलवे का प्लान है, पहली चीज की 2050 तक उसमें जो रोड साइड से यातायात है उसको 27% से लेकर के 27% से लेकर के 45% तक यातायात में हिस्सेदारी रेलवे की करनी है। अभी पर वर्तमान में 27% है। फिर वो कह रहे हैं कि जो माल भाड़ा होता है, जो वस्तुओं की आवाजाही ट्रेनों की होती है, अभी उसकी जो एवरेज स्पीड 25 किलोमीटर है उसको बढ़ा करके हमको 50 किलोमीटर करना है। फिर यातायात की जो लागत आती है, जो दर है, उसको 30% इन्होंने करना है कि उसमें 30% उसको रिडक्शन करेंगे, कमी करेंगे। फिर ये कह रहे हैं कि जो शेयर होता है, जो हिस्सा है क्या कहते हैं यातायात ले जाने में भारतीय रेलवे का, पहले 2008-9 में वो 51.51% था। अब 2018-19 में उसको क्या कितना है, 32.4% है। और ये 300 किलोमीटर से अधिक के दायरे के लिए कहा गया है कि 300 किलोमीटर से अगर ऊपर यात्रा हो रही है तो 2018-19 में 32.4% निकल करके आया जो यातायात की हिस्सा होती है रेल में। और यही 2000 जो है 8-9 में 51.5% था। तो ये एनआरपी की पॉलिसी है। अब आगे क्या कहा जा रहा है, फर्दर ऑलमोस्ट द इंटायर इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक कैरिड बाय द रेल ओवर द डिकेड 2008-9 टू 2089 हैज बीन इन शॉर्ट ले ट्रैफिक लीड्स अप टू। यहाँ पर फिर ये 300 किलोमीटर तक के लिए कहते हैं कि अगर आप पिछले एक दशक की बात करें, एक दशक की बात देखें, तो रेल के द्वारा जो है ट्रैफिक जो यातायात परिवहन होता है वो 300 किलोमीटर में एक दशक में 55% की जो वृद्धि हुई। एंड 55% ऑफ इंक्रीज वाज थ्रू द ट्रांसपोर्ट ऑफ जस्ट वन कम्युनिटी। केवल और केवल कोयले के माध्यम से 55% की वृद्धि अकेले इन्होंने किया। और फिर पूरे के पूरे ये जो कोल तक इन्होंने लिखा है, ये कह रहे हैं कि पूरा अगर देखा जाए कि रेल ने कितना कैरी किया, कितना इंक्रीज किया अपने ट्रैफिक में, उसका कितना प्रतिशत बढ़ा, तो कह रहे हैं कि एक दशक की बात ये करें कि 300 किलोमीटर तक की अगर हम बात करें तो 55% तो केवल और केवल एक कमोडिटी का है और वो है कोयला। 55% तो इसी ने केवल किया, केवल एक वस्तु, और बचा 45% आपका जो है वो यात्रा में चला गया एज इट। और अभी तक इस बात का कोई भी उच्च स्तरीय सबूत नहीं है, कि कोई एविडेंस नहीं मिला है यातायात को लेकर के कि उसमें जो विविधता है यात्रा को लेकर के। इंक्रीज इन रेल शेयर वाया रोड ट्रांसपोर्ट, यानी कि परिवहन जो व्यवस्था है सड़क यातायात को लेकर के
उसमें जो विविधता आ रही है उसका अभी कोई उच्चतर सबूत नहीं मिला है, ऐसा ये कहना चाह रहे हैं। इन अदर वर्ड अगर दूसरे शब्दों में कहें तो द रेस टुवर्ड अचीविंग द टारगेट सेट इन एनआरपी 2030 तक में जो एनआरपी के लिए टारगेट किया गया है अचीव तक पाने तक, द इंडियन रेलवे इज एट और नियर द स्टार्टिंग ब्लॉक। अभी जो भारतीय रेलवे है वो अभी शुरुआती दौर में ही है। जो 2030 तक इन्होंने प्लान रखा है कि पहली चीज़ की यात्रा में हम अपना हिस्सेदारी बढ़ाएं, फिर स्पीड को लेकर के इन्होंने कही है, फिर इन्होंने एक दशक का एग्जाम्पल दिया है। इस तरीके से जो विविधताएं आ रही हैं कमोडिटी के साथ, कमोडिटी को लेकर के चलते हुए, जो वस्तुओं को लेकर के चलते हुए उसके साथ जो विविधताएं आ रही हैं और उसके साथ इन्होंने पूरा यात्रा को भी जोड़ रखा है, उसका अगर अभी खाका खींचा जाए तो 2030 तक जो भारतीय रेलवे का प्लान है उसमें इंडियन रेलवे उसके आसपास अभी ब्लॉक होना दिखाई दे रही है। द सब्जेक्ट आप पोटेंशली, आप इन्होंने फिर एक सब्जेक्ट को उठाया है। अब यहाँ पर यहाँ तक तो इन्होंने एनआरपी की बात की है कि एनआरपी क्या है, कैसे उसको हमको लागू करना है, कैसे नहीं लागू करना है और वर्तमान की स्थिति क्या है। अब ये आते हैं पंक्चुअलिटी पर, ट्रेन के समय को लेकर के ये बात करते हैं। द सब्जेक्ट ऑफ पंक्चुअलिटी अदर कोर इश्यूज, जो समयबद्धता होती है और अन्य मुद्दे पर आते हैं। ऑन द पैसेंजर फ्रंट, यात्रियों के सामने जो सबसे बड़ी समस्या है वह व्यक्तिगत तौर पर समयबद्धता को लेकर के होती है कि ट्रेन का समय कितना है कितना नहीं है। और यहाँ पर ये मौलिक रूप से जोर देकर के इसे बताया गया है कि मौलिक रूप से इस पर आवश्यकता देने की बात कही गई है। यदि भारतीय रेलवे नेटवर्क का जो स्टेशन है वो पूरा का पूरा आधुनिकरण हो रहा है, किसमें रीमॉडल हो रहा है, इंटरनेशनल मानक के अनुरूप हो रहा है, तो शायद समय उसमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बहुत बड़ा योगदान होगा, जैसा कि ये राइटर कह रहे हैं कि उसमें समय को भी देखना होगा। अब इनका जो कहना है कि भारतीय रेलवे का जो भारतीय रेलवे नेटवर्क में जो स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, उनका पहली चीज अंतरराष्ट्रीयकरण तरीके से अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप वो रिमॉडल किए जा रहे हैं, उनका पुनः मॉडलिंग हो रहा है। तो ऐसे में महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि जो रेलवे का समय है आने जाने का गंतव्य स्थान का, वो भी उसमें ध्यान दिया जाए। समय को बहुत इन्होंने जोर दिया है कि समयबद्धता जो है उसको बेहतरीन ढंग से जोड़ा जाए। जापानी रेलवे, फिर इन्होंने जापान के रेलवे की गणना की है कि जो जापान का हाई स्पीड ट्रेन होती है उसकी जो टाइमिंग होती है वो सेकंड भर में माप ली जाती है। और वहीं जो इंडियन रेलवे की होती है उसकी बात करते हैं कि द इंडियन रेलवे शुड एम टू बी एट लीस्ट विथ 5 मिनट। भारतीय रेलवे की जो समयबद्धता है, गणना है गंतव्य स्थान पर आने जाने की अपने शेड्यूल टाइम से कम इतना हो कि 5 मिनट के अंतराल पर रखा जाए, विदाउट एनी एडजस्टमेंट, बिना किसी एडजस्टमेंट के 5 मिनट के पास आप रह सकते हैं कि जो शेड्यूल टाइम है उसके इर्द गिर्द ही हो, उससे ज़्यादा ना हो, क्योंकि जापान में तो सेकंड की गणना की जाती है। वाइल पब्लिश स्टैटिस्टिक्स अपन यूजली, जब ये पब्लिश की जाती है केवल गणनाओं पर समयबद्धता को, तो सामान्य तौर पर 90% ऊपर आती है। दीज फिगर्स आर अराइव्ड एट डोज ऑफ एडजस्टमेंट। तो यह फिगर केवल और केवल जो दिखाता है, जो यह आंकड़ा प्रदर्शित करता है वो एडजस्टमेंट का आंकड़ा प्रदर्शित करता है। क्यों? क्योंकि भाई जो आने जाने का टाइम है, जो गंतव्य स्थान का टाइम है, वो असंगत तरीके से जब रेलवे के जो मध्यवर्ती स्टेशन होते हैं अगर वो बंद हैं तो तब भी वो इर्रेस्पेक्टिव आंकड़े ले लिए जाते हैं, तब भी उसके जो है उसको नहीं देखा जाता है, उसमें वो आंकड़े सम्मिलित कर लिए जाते हैं। और उन आंकड़ों को सम्मिलित करके जब समय की गणना की जाती है तो 90% के ऊपर चला जाता है। ऐसे में क्या होता है कि आंकड़ा सही तरीके से सोच नहीं कर पाता, वो गलत तरीका है। मोर देन ए डिकेड को कई सालों पहले जो है भारत में जो यात्री हैं वो ट्रेन के समय को लेकर के एक प्लेट पर आए थे, एक मंच पर आए थे कि जो भारतीय रेलवे का समय है उसको सही तरीके से एक पंक्चुअली समयबद्धता तरीके से लेके आया जाए और फिर उस पर एक टाइम बेसिस पे
बात की जाए, द पंक्चुअली ऑफ ऑल पैसेंजर कैरिंग ट्रेन एट एनी गिवन टाइम हावर्ड अराउंड 60%। तो जो पैसेंजर को ले जाने के लिए ट्रेन का टाइम होता है वो करीब करीब समयबद्धता को 60% के अराउंड दिया गया। इट इज हाई टाइम। और अब ये कह रहे हैं कि यही समयबद्धता जो है, यही जब पूरे भारत में भारतीय रेल नेटवर्क का आधुनिकीकरण हो रहा है, तो यह बहुत अच्छा समय है कि उन परंपरागत कॉन्सेप्ट से और जो पहले की तरह समयबद्धता था, अब उससे निकल करके दूसरे तरीके से हम लोग आए। Evolve an index of punctuality that will also reflect the punctuality at select intermediate station, at least for all mail express train with development IT and data analytics. This should be possible. Real time punctuality of 90% should be a challenging target to aim for. कह रहे हैं कि पहले की तरह जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट था समय बद्धता की गणना को लेकर के, अब उससे बहुत अच्छा समय है कि हम लोग दूर जाए। क्यों? क्योंकि अब जो पंक्चुअलिटी है वो रिफ्लेक्ट करती है कुछ चयनित मध्यवर्ती स्टेशनों को लेकर के। कम से कम मेल एक्सप्रेस ट्रेन विद द डेवलपमेंट जो डाटा होता है आईटी सेक्टर का उससे, और यह संभव है कि जो रियल टाइम की पंक्चुअलिटी है वो 90% के ऊपर आ जाए। और यही चैलेंज होना भी चाहिए हमारे उद्देश्य के लिए। द फोकस शुड बी टू इम्प्रूव ओवरऑल पैसेंजर एक्सपीरियंस, नॉट मेयरली स्टैटिस्टिक्स। तो जो फोकस होना चाहिए वो ओवरऑल यात्रियों के अनुभव के ऊपर होना चाहिए, केवल और केवल सादे तौर पर गणना के लिए नहीं होना चाहिए। इनका कहना है कि जब समयबद्धता की काउंटिंग की जाती है, तो जो आंकड़े, जैसे कुछ आंकड़े ले लिए गए, उसमें से जो मेल एक्सप्रेस है, कुछ ट्रेन के एक स्टेशन से मध्यवर्ती स्टेशन से उनके आंकड़े आप आईटी सेक्टर से या डाटा एनालिटिस्ट से ले लिए, तो ये संभव हो जाता है कि जो आंकड़े दिखा रहे हैं ग्राउंड पे वो 90% के आसपास चला जाए। लेकिन जो पैसेंजर कहता है कि समयबद्धता को लेकर के हमारा जो पैसेंजर का अनुभव है उस पर हमको ध्यान देना चाहिए कि उसका समय कितना है, वो क्या कहता है, ये केवल सादे तौर पर नहीं कहा जा सकता। These are only two, जब फिर ये दो एग्जाम्पल देते हैं, देयर इज ए वास्ट रेंज ऑफ इश्यूज सच एज फाइनेंशियल। फिर ये कहते हैं कि जो भारतीय रेलों में जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, भौतिक परफॉर्मेंस है, सुरक्षा को लेकर के है, संगठन को लेकर के है, मानवीय संसाधन को लेकर के है, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन को लेकर के है, कस्टमर रिलेशन को है, इन सब का व्यापक प्रभाव इंडियन रेलवे की क्षमता पर पड़ता है। एंड सो ऑन दैट दे नीड टू be critically analyzed, reviewed and the necessary course corrections effected। फ्रेंड्स, अब इनका कहना है कि पहली चीज की आप इसमें दो सुधार करिए। इन्होंने एक समयबद्धता को लेकर के कहा कि एक तो आप जो समयबद्धता कर रहे हो वो जनता के मूड पर होना चाहिए, जनता के एक्सपीरियंस पर होना चाहिए, केवल आंकड़ेबाजी नहीं होना चाहिए। आंकड़े को कोई भी इधर उधर कर सकता है, कि वो जनता पर डिपेंडेंट होना चाहिए। दूसरा, उसके साथ साथ जो रेलवे की फाइनेंशियल पर वित्तीय प्रदर्शन है, भौतिक प्रदर्शन है, रेलवे की सुरक्षा को लेकर के है, उसके संगठनों की सुरक्षा को लेकर के है, जो मानवीय संसाधन इश्यूज हैं, जो प्रोजेक्ट है रेलवे के, जो कस्टमर रेलवे के कस्टमर के साथ जो रिलेशन किया जाना चाहिए, उन सब को जो यात्रीगण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, वो उनकी सुरक्षा, उनके संसाधनों के विषय में, यह सब भारतीय रेलवे की क्षमता और उनकी आवश्यकता को पूरा का पूरा एनालिसिस करना चाहिए। मतलब कि इन्होंने यातायात से जुड़े संबंधित जितने भी तथ्य थे उसको कहा कि उसको क्रिटिकली बहुत ही सीरियसली एनालिसिस करना चाहिए और आवश्यक रूप से उसको सही तरीके से प्रभावित किया जाना चाहिए। इन्होंने ये समाधान कहा। तो अब ये दूसरा तीन चार पॉइंट आपके हो गए। फिर ये कहते हैं हैव एन एनुअल रिपोर्ट। अब ये एनुअल रिपोर्ट की बात करते हैं। 7 years एगो 7 साल पहले, इन द वेक ऑफ एलिमिनेशन ए सेपरेट रेल बजट, एन आर्टिकल बाय दिस राइटर द हिंदू रेलवे बजट ए वन सिंह ट्रिक सितंबर 2016 हैड सजेस्टेड दैट द गवर्नमेंट शुड कंसीडर टेबलिंग। ये कह रहे हैं कि जब 7 साल पहले जब एलिमिनेट किया गया, एक अलग रेल बजट को मिला करके बनाया गया, उसमें क्या कहते हैं साधारण रेल बजट के आम बजट के साथ में उसका जो एलिमिनेशन किया गया, तो
वो क्या है, पहले क्या था 7 साल पहले कि रेल बजट अलग आता था, तो अब रेल बजट को एक में कर दिया गया। और जब रेल बजट अलग आता था तो यहाँ पर एक राइटर द हिंदू के हैं, वो रेल बजट के ऊपर लिखते हैं कि वैनिसिंग ट्रिक, सितंबर 22 2016 ये उनका आर्टिकल था। उन्होंने सुझाव दिया था कि गवर्नमेंट को चाहिए विचार करना चाहिए टेबलिंग एन एनुअल रिपोर्ट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ रेलवेज इन पार्लियामेंट। वे जो द हिंदू के राइटर थे, उनका ये आर्टिकल था। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट को वार्षिक रूप से इस पर विचार करना चाहिए संसद पर। संसद में जो सदन होता है उसकी मेज पर रेलवे के प्रदर्शन को वार्षिक रूप से इस पर विचार करना चाहिए। ऑन द लाइन ऑफ एनुअल इकोनॉमिक सर्वे प्रिपेयर्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री अहेड ऑफ द जनरल बजट, जो एनुअल इकोनॉमिक जो वार्षिक सर्वेक्षण आता है उसको तैयार किया जाता है किसके द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा, जिसके जो जनरल बजट के हेड होते हैं। तो इस हिसाब से उसको संसद में किया जाना चाहिए। द रिपोर्ट, यह जो रिपोर्ट है, अनलाइक ए पब्लिसिटी पम्पलेट लाइक द इंडियन रेलवे ईयर बुक शुड बी एन इंटरनल परफॉर्मेंस एडिट द शुड सर्व एज ए वैल्यूएबल रिसोर्स फॉर पॉलिसी मेकर, सीरियस स्टूडेंट एंड आल्सो रिसर्चर इन द फील्ड ऑफ द रेल ट्रांसपोर्ट। फ्रेंड्स, इनका कहने का मतलब ये है कि जब रेल बजट अलग पारित होता था तब तो जो समस्या थी ही। जब रेल बजट को एक कर दिया गया आम बजट के साथ, तो इसके बाद जो समस्या आ रही है, पहली चीज की सरकार उसको संसद के सामने रखे कि रेल की आंतरिक समस्या क्या है, आंतरिक समस्या में चुनौतियां क्या क्या फेसेस की जा रही है, उसको लेकर के रखे और उस पर बाकायदे कमेटी बने। वो कोई पब्लिक पंफलेट की तरह ना हो, ऐसा ना हो कि केवल आपने निकाल दिया, हो हल्ला हो गया, या उसका कोई वजूद नहीं है, पब्लिसिटी लेने के लिए हमने कह दिया कि हमने बजट में इतना बढ़ोतरी किया, इन्वेस्टमेंट किया और सुधार उसकी अपेक्षा कम हुआ या कुछ हुआ ही नहीं, नाम मात्र का सुधार हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए। उस पर इस हिसाब से प्रदर्शन किया जाना चाहिए कि वो पहली चीज की रिसोर्स का साधन बने, वैल्यूएबल रिसोर्स हो पॉलिसी मेकर्स के लिए, जो रेल के विषय में नीतियां बनाते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, उनके लिए वैल्यूएबल होना चाहिए। सीरियस स्टूडेंट, जो रेल के विषय में गंभीर छात्र होते हैं, जो रेल के ऊपर रिसर्च करते हैं, उनके लिए होना चाहिए। एंड आल्सो रिसर्चर इन द फील्ड ऑफ, जो रेल, हमने वही बताया ना, कभी जो रेल ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में रिसर्चर होते हैं, वे भी इस पूरे जो संसद के सामने रिपोर्ट करें और रिपोर्ट्स में जो बातें निकल करके आए उस पर गहन चर्चा हो, और गहन चर्चा रिसर्चर के द्वारा हो, स्टूडेंट के द्वारा हो, और उस पर जो चुनौतियां सामने आ रही हैं उस पर पॉलिसी मेकर अपने विचार रखें, उस समस्या को दूर करने के लिए उपाय समझें, उपाय बनाएं। लेकिन फिर ये आगे कहते हैं कि नो गवर्नमेंट आर ऑर्गेनाइजेशन वुड विलिंगली सबमिट इटसेल्फ, मतलब कि कोई गवर्नमेंट या संगठन खुद ये क्यों करना चाहेगा, अपना आत्म विश्लेषण पब्लिक क्षेत्र में क्यों करवाना चाहेगा भैया। ऐसी कोई पॉलिसी तो है नहीं कि आप, मैं पब्लिक के बीच खड़ा हो जाऊं, आपको जितनी इंसल्ट करना है कर लीजिए, बट विद द ह्यूज सम ऑलरेडी इन्वेस्टेड। लेकिन एक बड़े, बहुत बड़े विशाल राशि पहले ही जो इन्वेस्ट की जा चुकी है और जिसका उद्देश्य भविष्य में और भी इन्वेस्टमेंट को लेकर के है रेल सेक्टर में, द नेशन कैन इल एफर्ट टू लेड द परफॉर्मेंस ऑफ इट प्राइम ट्रांसपोर्ट, जो राष्ट्र है अपनी मुख्य ट्रांसपोर्ट की सेवा का प्रदर्शन ऐसे बीमारी हालत में नहीं छोड़ सकता, उसको नहीं अनदेखा कर सकता। एंड इट्स लार्जेस्ट पब्लिक अंडरटेकिंग टू बी बजट मेयरली इंट्रोड्यूस, और इस जो सांख्यिकी जो आंकड़े होते हैं, द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ वंदे भारत ट्रेन इंट्रोड्यूस, जो अगर आप वंदे भारत ट्रेन की संख्या के आधार पर जज करना चाहें कि संख्या, ये 10 ट्रेनें आ गई, 20 ट्रेनें आ गई, 40 ट्रेनें आ गई, 100 ट्रेनें आ गई, 1000 आ गई, 10,000 ट्रेनें आ गई, अब यात्री की प्रॉब्लम जो है वो समाप्त हो रही है, तो इसको आप नंबरिंग के आधार पर रेल विभाग में उत्पन्न सारी जो कमियां हैं उसको अनदेखा नहीं कर सकते हो, नंबर ला करके उसको नहीं अनदेखा कर सकते हो। और जनता को इस हिसाब से ये नहीं करना चाहिए कि नई नई ट्रेनें जो आ रही हैं उससे हमारी समस्या चली जाएगी। क्यों? क्योंकि पूरे भारत की यह मुख्य जीविका है, अर्थव्यवस्था की रीढ़ जो रेल है, रेल सेक्टर भारत की मुख्य परिवहन सेवा है,
और ये जनता इस हिसाब से इसको बीमारी हालत में नहीं देख सकती है। तो ये कह रहे हैं कि केवल सादे तौर पर या नंबरिंग करके आप उसको नहीं लेके आ सकते हो। द ग्लिड्स एंड ओपलेंस ऑफ इट्स रीमॉडल्ड स्टेशन ऑफ द रिकॉर्ड ब्रेकिंग लेंथ ऑफ इट्स रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म। वही पूरे आर्टिकल में कहा गया है कि वंदे भारत की जो ट्रेन है, वंदे भारत की ट्रेन आप बहुत बड़ी संख्या में लेकर के आ रहे हो, हर हफ्ता एक नई ट्रेन लेकर के आ रहे हो, 10-20 उद्घाटन लगातार आप कर रहे हो। एक पहली चीज वो, और दूसरी चीज जो है रूस रेल के साथ साथ आप जो रेलवे स्टेशन है उसका मॉड्यूलकरण जो कर रहे हो, रिकॉर्ड लंबाई बना रहे हो, मतलब कि जो रेल जो जो रेल जो बजट जो रेलवे की जो रेल पटरी होती है उसकी जो लंबाई चौड़ाई उसकी जो बिछाने को होती है, कि आप डेली समाचार में पढ़ते होंगे कि इतने किलोमीटर तक रेल की जो पटरी है वो बिछा दी गई है, उसको लेकर के जो ये नए नए जो आकर्षक तथ्य आप लेकर के आ रहे हो, ये आंकड़े से आप रेल की जो गंभीर प्रॉब्लम है उस पर आप ध्यान नहीं बरसा सकते। उस तरीके से आपको उसमें सुधार करने की जरूरत है, उस पर जनता का ध्यान नहीं भटका सकते। यही पूरे आर्टिकल में बात कही गई है, और आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बातें पूरी समझ में आ गई होंगी। तो फ्रेंड्स, ये जीएस जो थर्ड पेपर है, व्हाट इज द एनआरपी, इसमें जो पेपर है कि व्हाट इज द एनआरपी, एनआरपी क्या है, एनआरपी एनआरपी में ये पूरा जो लिखा गया है, एनआरपी क्या है, फिर रेलवे विभाग में समस्याएं कहाँ आ रही है, समस्या को इन्होंने पूरा ये कोटेशन किया है, फिर समस्या का समाधान कैसे हो सकता है कि संसदीय कमेटी के सामने वार्षिक रिपोर्ट को लाया जाए, उसमें जो गंभीर छात्र हैं, जो रिसर्चर हैं, उनके सामने जब वो रिपोर्ट जाएगी तो उस पर विचार किया जाएगा, फिर एक तरीके से उभर करके उन समस्याओं के समाधान के लिए निहित बातें आएंगी, फिर उसको लागू किया जाएगा। इस तरीके से उसके समाधान को आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, फिर इसी तरीके से आपको आगे बढ़ना। तो ये पूरा पूरा जो आर्टिकल था वो इंड हुआ। व्हाट इज द, ये यही क्वेश्चन हमने लिखा था आपके लिए, व्हाट इज द एनआरपी। अब एक आर्टिकल जो बचता है, ये देखिए, तमिलनाडु में किलर माफिया को मार दिया गया है जीरो टॉलरेंस की नीट को लेकर के। ये देखिए यहाँ पर एक आर्टिकल है, ये साइंस का आर्टिकल है। अच्छा फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि देखिए, जो द हिंदू के आर्टिकल होते हैं, एक दिन में सारे आर्टिकल पूरा विस्तृत तौर पर नहीं हो सकते, इसीलिए जो साइंस के आर्टिकल हैं, जो साइंस के न्यूज है, उसको मैं एक दिन संडे के दिन अलग से आपको उसको मैं कवर करूंगा। इसलिए जो साइंस के आर्टिकल है और साइंस के न्यूज है वो मैं हफ्ते में 1 या 2 दिन अलग से करूंगा, ताकि आप लोगों को पूरी तरीके से चीजें समझ में आ जाए। तो यहाँ पर जो आर्टिकल आया है, ड्रॉन मस्ट स्टे इन इंडियन स्कूल टेक्स्ट बुक, ये डार्विन के सिद्धांत को लेकर के, कि डार्विन जो है वो हटा रहे हैं अपने, डार्विन का जो सिद्धांत है एनसीईआरटी अपने बुक से हटा रही है, ये कह रहे हैं को नहीं हटाना चाहिए। इसमें क्या मैटर है हम लोग अभी देखते हैं इस आर्टिकल में। इसके बाद एक फ्रेंड्स यहाँ पर आई है, देखिए ये एक न्यूज है, कोची वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट टू इम्प्रूव आइसलैंडर। ये देखिए ये क्या कह रहा है, कोची वाटर मेट्रो, ये यहाँ पर एक पेपर की सबसे बड़ी बात ये देखिए यहाँ पर है, कोची वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट अभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये लागू किया गया केरल में। इसको आप लोग याद करिएगा, कोची वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट टू इम्प्रूव आइसलैंडर, जो वहाँ के द्वीपवासी हैं उनके सामाजिक आर्थिक हालत को ये बहुत ही उन्नति करेगा और टूरिज्म को बूस्ट करेगा। यहाँ पर देखिए कोची वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट, देखिए मैं इसको समझा दे रहा हूँ कि इसमें पूरा का पूरा क्या कहा गया है। हुआ क्या फ्रेंड्स कि कोची वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट कई सालों से वैसे पड़ा था, और उसमें टोटल कुल 10 आइलैंड थे। इस प्रोजेक्ट को मॉडलीकरण करना था, नवीनीकृत करना था। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और केरल के जो मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन जी के द्वारा इसको नए तरीके से नवीनीकृत किया गया है। अब इसमें जो मेन बात है कि इसमें हाइब्रिड बैटरियां लगाई गई हैं, और इसमें तैरने का पुल बनाया गया है। इसमें जनता की सुविधा के लिए जो तैरने वाला पुल होता है, पीपा पुल होता है, उसकी व्याख्या उसको लिया गया है। और इसके साथ साथ इसमें टर्मिनल क्षेत्र है, 76 किलोमीटर वाटर कॉरिडोर है, 100 पैसेंजर्स एक बार में जा सकते हैं, फिर 15 किलोमीटर बैटरी की स्पीड है, 10 नॉट्स है, 18 किलोमीटर हाइब्रिड मोड है। इस तरीके से उसमें तमाम ऐसी सुविधाएं दे दी गई है कि यह जब ऊंचा ज्वार आएगा तो खुद ही
ऊंचे ज्वार या नीचे ज्वार या किसी भी आपदा के समय ये खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये इसका मॉडर्नाइजेशन किया गया, आधुनिकीकरण किया गया। अब ये न केवल जो है यहाँ पर देखिए ये कह रहा है कि ये प्रोजेक्ट जो है न केवल यहाँ पर द प्रोजेक्ट विच इज एक्सपेक्टेड लेसन, यह कार्बन डाइऑक्साइड का जो इमेशन होता है उसको प्रति साल 44,000 टन जो होता है उसको घटा देगा। क्यों? क्योंकि जब इससे यात्रा शुरू हो जाएगी, लोग यहाँ से आने जाने लगेंगे, तो परिवहन का उपयोग कम हो जाएगा। दूसरा, यहाँ पर जो और ये एजेंसी से लोन लिया गया है, जर्मन लैंड एजेंसी KfW है, वहाँ से लोन लेकर के इसको बनाया गया है। फिर इसको ग्लोबल अवार्ड भी दिया गया। और यहाँ पर ये देखिए लिखे हैं कि लैंड अराइवल टू टूरिस्ट, जब वहाँ पर टूरिस्ट आएंगे तो जाहिर सी बात से टूरिस्ट आएंगे तो वहाँ पर सामाजिक आर्थिक दशाएं उत्पन्न होगी द्वीपवासियों पर, तो वो उनको घुमाने के लिए लेके जाएंगे, तो उससे यात्रा होगी, यात्रा से उनको किराया मिलेगा, तो उनके सामाजिक आर्थिक में सुधार आएगा। तो ये एक बहुत बेहतरीन न्यूज है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ग्रेटर कोची एरिया में ये किया गया है, केरल में। तो फ्रेंड, इसी के साथ हम लोग चलते हैं आगे वाले आर्टिकल पर। और वो जो साइंस का आर्टिकल है उसको हम लोग साइंस के क्षेत्र में देखते हैं। अभी साइंस का जो आपका एक टॉपिक है जेनेटिक को लेकर के परसों वाले आर्टिकल में आया था उसको, और ये डार्विन की थ्योरी, इन दोनों को एक साथ हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं फ्रेंड्स। ए लॉट ऑफ थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।